अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल इश्क बेरहम की एपिसोड 2 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है आयशा कुरैशी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। काज़मा रायका के सहारे बामुश्किल अपने बाग में दाखिल हुई थी। उसकी हालत गैर हो रही थी, जिसको देखते रायका ने उसे वहीं करीब कुर्सी पर बिठा दिया था। मुंदी मुंदी आंखों को खोलते काज़मा ने रायका का चेहरा देखा था, जो आंसुओं से तर था। फिर हल्की आवाज़ में बोली थी। अगर रायका का सारा ध्यान उसकी तरफ ना होता तो वो सुन भी ना पाती। पानी उसके कहने पर उसने इधर उधर देखा था, पर पानी मौजूद नहीं था। वो तेजी से आगे गई थी। उसका इरादा गार्ड से पानी मंगवाने का था, लेकिन सामने से आते एहतशाम बलोच को देखते रायका के रोने में रवानी आई थी। एहतशाम जो काफ़ी देर हवेली में काज़मा और रायका का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब वो मुकर्रर करदा वक्त पर नहीं पहुंची तो खुद उन्हें देखने के लिए आया था। लेकिन सामने रायका को अकेले और रोता देखकर उसकी जान लबों को आई थी। सरहद से उसके पास पहुंचकर बेसब्री से बोला था, रायका, काज़मा कहाँ है? उसने रोते हुए ही सामने की तरफ इशारा किया था, जिस पर वो तकरीबन दौड़ता वहां गया था। पर सामने काज़मा की हालत देखते एहतशाम बलोच सख्ते में आ गया था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। वो नाजुक सी गुड़िया, जिसकी चादर के हाले में छुपा आधा चेहरा नजर आ रहा था। होंठ कांप रहे थे, बदन सारा पसीने से शराबूर हो रहा था। सब्ज आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। उसका हाल देखते रायका को तो मानो सांप सूंघ गया था, और वो भागती हुई उसके पास पहुंची थी। काज़मा, मेरी जान, उसका गाल थपथपाकर उसे होश में लाना चाह रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर एहतशाम भी होश में आते उसके सर हुआ था। उसके चेहरे से चादर सिरकाई थी, जिससे उसका सारा चेहरा वाज़ेह हुआ था। पसीने से भीगा चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसे एक मिनट नहीं लगा था समझने में कि ये धूप में खड़ी हुई है। काज़मा, गुड़िया, आंखें खोलो। उसकी बंद होती आंखों को खोलने को कहा था, लेकिन काज़मा इन दोनों को देखते अपने होशो हवास खो गई थी। उसने तेज निगाहों से रायका को घूरा था, जिसने चेहरा झुकाया था। फिर काज़मा के बेहोश वजूद को उठाए बरक रफ्तारी से बाहर की तरफ बढ़ा था। उसके साथ हमकदम होने के लिए रायका को भागना पड़ रहा था, पर वो उससे बेनियाज आगे जा रहा था। उसे आराम से गाड़ी में बिठाए हवेली का रुख कर गया था। अस्सलाम वालेकुम आहद, कैसे हैं आप? आहद, जो अभी अपनी क्लास से बाहर आया था, रुशना के आने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, आहद जवाब देता फ़ोन में मसरूफ़ हो गया था। रुशना को बुरा लगा था, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर उससे सवाल पूछा था, आप ठीक हैं? अब सर में दर्द तो नहीं है? उसकी मोहब्बत से किए गए सवाल पर उसने सिर्फ हम पर इक्तफा किया था। अब रुशना को रोना आया था। पल में उसकी आंखों में नमी घुली थी। अपनी नम आंखों से आहद को देखती रही, लेकिन आहद ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा था। रुशना, क्लास में चलो, सर आगे हैं, फरियाल ने उसे देखे बिना कहा था। चलो। अब आहद भी उसकी आवाज़ में नमी महसूस करते चौंका था, और फरियाल भी। क्या हुआ रुशना? अपना फ़ोन रख दे, फ़ौरन उसे पूछा था, जो बिना एक नज़र उसे देखे चली गई थी। मैंने पहले ही इसे मना किया था कि दूर रहे तुमसे, पर नहीं, इसको अपनी इज्जत नफ्स मजरूह कराने में मज़ा आता है। एक बात याद रखना आहद बलोच, अगर उसे कोई भी तकलीफ़ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फरियाल गुस्से से उसे बोलती गई थी। आहद ने जब अपने रवैये पर गौर किया तो उसे रुशना के रोने की समझ आई थी। वो अपनी परेशानी में उसे इग्नोर कर गया था। आहद अपनी जगह से उठते उसकी क्लास में कदम रखने ही वाला था, लेकिन सामने से आते सर को देखते एक नज़र रुशना को तका था, जिसने नज़रें फेर ली थी। आहद को बहुत गुस्सा आया था, पर जब्त करते चला गया था। वो वैसे ही इतनी परेशान था, कितने कुछ सख्त कहते रुशना को खुद से खफा नहीं करना चाहता था। शाहीना बलोच, जो मुलाजमा को लॉन साफ करने की हदायत दे रही थी, एहतशाम बलोच की बाहों में काज़मा को और रुती रायका को देखकर हैरान हुई थी। इससे पहले वो अंदर जाता, उसके रास्ते में हाइल होते सरापा सवाल बने थी। क्या हुआ है इसे, और ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो, और ये हवेली से कब निकली थी? एक ही सांस में सारे सवाल पूछे थे। ये आपका सरदर्द नहीं है, और आपका मेरी बहन से सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि जब भी आपको अपने अंदर की आग बुझानी होती है ना, तो आप मेरी बहन को बातें सुना देती हैं। अब ये जिए या मरे, ये आपके लिए अहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 साल से आपने इसे सिर्फ नफ़रत ही दी है। वो जो पहले ही उसकी हालत देखकर गुस्से में था, उनका चुपता लहजा महसूस करते धाड़ कर बोला था, और उसे लिए सीधा उसके कमरे में गया था।
शाहीना बलोच ने नम आंखों से उसको देखा था। अब ये आंसू एहतशाम बलोच के लहजे की वजह से आए थे या कासमा की हालत देखते वो खुद अनजान थी। उसको बिस्तर पर लेटाया था जब रायका ने आगे आते उसके वजूद पर कंफर्टर डाला था और उसके सर पर दुपट्टा सेट किया था, क्योंकि एहतशाम बलोच डॉक्टर को फ़ोन कर चुका था। वो जानती थी कि फ़ीमेल डॉक्टर ही आएगी, पर एहतशाम बलोच की मौजूदगी की वजह से दुपट्टा सही किया था। एहतशाम बलोच मुसलसल 10 मिनट से चक्कर काट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसको झंझोड़ कर पूछ ले कि क्या ज़रूरत थी धूप में खड़े होने के साथ साथ रायका को खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। वो जो पहले ही डरी हुई थी, उसकी नज़रों से उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। डॉक्टर के कमरे में आने पर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे, जो काज़मा का मुआयना कर रही थी। देखिए मिस्टर बलोच, इन्होंने किसी बात का दबाव ज़हन पर डाला है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं और इन्हें बुखार भी है। ये जो इसके पैरों पर निशान है, वो एहतशाम बेचैनी से बोला था, जिस पर उसके पैर देखे थे जहाँ छोटे छोटे सुर्ख निशान थे। उनके पैरों पर कुछ काट गया है, उसके ही निशान हैं और ये बहुत कमज़ोर हैं, इनकी ग़ज़ा पर तवज्जो दी जाए। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बोलती दवाई की पर्ची हाथ में थमाते चली गई थी। तुम दोनों का आज से बाग में जाना बंद, एहतशाम गुस्से से बोलता निकल गया था। रायका जो कब से खड़ी थी, उसको जाते ही काज़मा के पास टिक गई थी और अपने आंसू पहुँचे थे। लेकिन काज़मा पे नज़र पड़ते ही वो फिर से बह निकले थे। कितने बेरहम हैं आप लोग, मुझे शर्म आ रही है कि मेरा आप लोगों से रिश्ता है। रायका तसव्वुर में साइम बलोच के दिलकश चेहरे को देखते नफ़रत आमेज़ लहजे में बोली थी। फिर किचन में जाते ठंडे पानी का एक बाउल कमरे में ले आई थी और उसके सर पर पट्टियां रखते उसको सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। साथ साथ आयात का विर्द करते उस पर फूंक रही थी। साइम ने अशरफ से सारी मालूमात ले ली थी। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, पर वो काज़मा और छोटी हवेली में उलझ कर रह गया था, जिस पर मजबूर होते उसे सब कुछ अशरफ ने बता दिया था। लेकिन चैन उसे अभी भी नहीं आ रहा था कि अगर काज़मा का ताल्लुक छोटी हवेली से था तो वो उसके बाग में क्या कर रही थी, और जमाल के मुताबिक वो रोज़ आती थी तो क्या हवेली वालों ने मना नहीं किया था। सोच सोच कर उसे अपना सर दुखता महसूस हो रहा था। उसे शदीद तलब सताई थी कॉफ़ी की, इसलिए किचन का रुख किया था, लेकिन रास्ते में ज़ुहा की सिसकियों की आवाज़ सुनता रुका था। किचन में जाने का इरादा तर्क करते उसके कमरे में आया था। क्या हुआ ज़ुहा, क्यों रो रही हो, अपने लहजे में ज़रा सी नरमी लाते बोला था। वो जो रोने का शुगल फरमा रही थी। साइम की संजीदा सी आवाज़ सुनकर अपनी आंसू भरी निगाहों से उसे तका था। उसकी नम आंखों को देखते साइम ने सख्ती से अपनी आंखें बंद करके खोली थी। चेहरे पर हाथ फेरते बेड पर उसके पास बैठा था। क्या हुआ ज़ुहा, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है? उसके नरमी से पूछने पर ज़ुहा फ़ौरन उसके सीने से लगती फूट फूट कर रो दी थी। साइम काफ़ी देर उसके चुप होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो चुप ना हुई तो उसका चेहरा सामने करते उसके आंसू साफ करते संजीदगी से बोला था। ज़ुहा, बिना रोए बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? भाई, मैं उस चौधरी के बेटे से शादी नहीं करूंगी, चेहरा नीचे झुकाए नरमी से बोली थी, जिसको साइम बलोच ने कुछ देर तका था। फिर खड़े होते अपने अजली सर्द अंदाज में कहा था, ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है तो ये रिश्ता नहीं होगा। कहते रुका नहीं था। ज़ुहा ने हैरत से पीछे देखा था, जो उसके कमरे से निकलते चला जा रहा था। वो जो समझ रही थी कि कोई उसे नहीं समझेगा, उसके मानने पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। फिर नम आंखों से मुस्कुराई थी और उठकर वॉशरूम में गई थी वज़ू करने। बाहर आते नफल अदा किए थे। दुआ का मरकज़ सिर्फ एहतशाम बलोच की ज़ात थी, जो ज़ुहा असफंद बलोच की कुल कायनात बन गई थी। मेरे अल्लाह, मैं जानती हूँ कि मैं एक नामहरम को तुझसे मांग रही हूँ। मैं नहीं जानती कि ये सही है या गलत, बस मौला इतना जानती हूँ कि ये ख्याल तूने ही मेरे दिल में डाला है। ऐ अल्लाह पाक, तूने जिसको मेरे दिल में डाला है, अगर वो मेरा नसीब नहीं है तो उसे मेरी तकदीर में भी डाल दे। मौला, तू कातिबे तकदीर है, अपने हबीब के सदक़े से मेरी दुआओं पर कुन फरमा दे। मौला, मेरी मोहब्बत मुझे अता कर दे। कहते शिद्दत से मांगी गई दुआ और कामिल यकीन के साथ मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती। अल्लाह पाक से मांगते वक्त कामिल यकीन का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो रब बेनियाज देने वाला है। दुआ मांगते वक्त अगर दिल में ज़रा सा भी शुबा होता है ना कि ये कबूल नहीं होगी, तो वाकई इस दुआ में ताख़ीर हो जाती है। अल्लाह पाक से मांगते वक्त कामिल यकीन होना ज़रूरी है, और अपने रब से मांगते वक्त हमारी दुआ में इतना यकीन होना चाहिए कि वो चीज़ जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, वो रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमत के सदक़े से बिना किसी और के आगे जाने से पहले ही हमें अपने दर से नवाज दे। अगर वो ना दे तो शिकवा ना किया जाए,
کیونکہ جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارا رب العزت جانتا ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کبھی بھی اپنے بندوں کو اس چیز سے نہیں نوازے گا جو اس کے لیے بہترین نہ ہو۔ زوہا نے دعا مانگتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جائے نماز طے کرتے وہ سونے کے لیے لیٹی تھی۔ کل احتشام بلوچ کو جواب دینا تھا اور وہ اپنا جواب بھی جان گئی تھی، اس لیے پرسکون ہو گئی تھی۔ اب یہ سکون کتنے لوگوں کا سکون برباد کرنے والا تھا یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے ہوتے وہ گھونٹ گھونٹ بلیک کافی کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ زوہا کو روتا دیکھ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اسفند بلوچ پہ اسے جتنا غصہ کل تک شہروز چودھری پر آ رہا تھا، آج اتنی ہی حیرت ہو رہی تھی۔ شہروز چودھری نے اسے انکار کیا تھا کہ وہ زوہا بلوچ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور واضح لفظوں میں اسے اپنے انکار کی وجہ بھی بتائی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے، اس لیے وہ اسے ایک اچھی زندگی قطعی نہیں دے سکتا۔ اس کی باتیں سن کر سائیں بلوچ اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اب یہ رشتہ روکنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، لیکن اسفند بلوچ کی بے جا ضد پر اب اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں زبردستی کر رہے ہیں۔ ایک گھونٹ کافی کا پیتے خود سے تانے بانے جوڑ رہا تھا جب اچانک ہی آنکھوں کے سامنے کالی چادر میں چھپی نمکین پانی سے بھری سبز آنکھوں کا عکس لہرایا تھا، جس کو سوچتے سائیں بلوچ نے استغفر اللہ کہا تھا، مانو کوئی بری چیز دیکھ لی ہو۔ کافی ختم کرتے کپ سائڈ پر رکھتے جیب سے سگار نکالا تھا اور قدم کمرے میں بڑھائے تھے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی کسی گہری سوچ میں محو ہو گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر آئے ہو شہروز، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے فیصلے کے خلاف جانے کی؟ رحیم چودھری غصے سے بولے تھے۔ بابا، میں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا، میں آپ کی طرح خود غرض تو ہرگز نہیں۔ دل میں کسی اور کو بساؤ اور گھر کسی اور کے سنگ بناؤ۔ ارے مجھے تو اس اسفند بلوچ پر حیرت ہو رہی ہے جو زمین کے پیچھے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خاکستر کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن آپ سن لیں، میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ شہروز چودھری ان کے مقابل آتے درستگی سے بولا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھتے رحیم چودھری نے خود کو نارمل کیا تھا، جب بولے تو انداز دوستانہ سا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں نہیں جانتا کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو، اب جب مجھے علم ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے تو میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا، لیکن کیا؟ وہ جو ان کی باتیں تحمل سے سن رہا تھا، ان کے رکنے پر سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن ابھی تم زوہا سے شادی کر لو، اور بھلے بعد میں تم اس لڑکی سے بھی شاد۔ وہ جو رخ مڑے اپنی بات کہہ رہے تھے، کچھ ٹوٹنے کی آواز پر اپنے الفاظ رکھتے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑے تھے، جہاں رکھی کانچ کی ٹیبل کو وہ توڑتے خونخوار نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ کی سوچ پر۔ آپ نے کیا مجھے اتنا پتھر دل سمجھ لیا ہے کہ میں ایک ساتھ 2 زندگیوں کو برباد کر دوں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں بس ایک ہی لڑکی آئے گی اور وہی چودھری خاندان کی بہو بنے گی، اگر میں نے چاہا تو۔ رحیم چودھری پر اسرار لہجے میں بولے تھے، جس کو سنتے شہروز چودھری کی آنکھوں میں پل میں خون اترا تھا۔ اگر اسے کچھ بھی کیا نا آپ نے تو یاد رکھے گا آپ میرا وہ روپ دیکھیں گے جس سے انجان ہے آپ۔ اس کا سرد انداز دیکھتے ایک پل کے لیے تو رحیم چودھری بھی گھبرائے تھے، مگر اگلے لمحے خود کو نارمل کرتے سخت آواز نے کہا تھا، کیا کرو گے تم؟ تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے میرے خلاف جاؤ گے؟ ابھی تم خود غرض کہہ رہے تھے نہ مجھے، اب تم خود کیا بن رہے ہو؟ اس کے معاملے میں شہروز چودھری واقعی خود غرض ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسے ایک کھروچ بھی نہیں آنی چاہیے، یاد رکھنا۔ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے بولا تھا، اور پھر ایک سرد نظر ان پر ڈال کر کمرے سے گیا تھا۔ سائیں سمینا چودھری نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مخاطب کیا تھا۔ ان کی آواز سنتے وہ چونکے تھے، پر ان کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا وہاں موجود 1 سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ کیا کریں گے اب؟ ان کے نرمی سے پوچھنے پر رحیم چودھری نے سامنے دیوار پر نظریں ٹکائے عجیب سے انداز میں کہا تھا، جوان خون ہے، جوش مار رہا ہے، بہت جلد اس لڑکی کا انتظام کرتا ہوں، خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ ان کے لہجے پر سمینا چودھری ٹھٹکی تھیں اور پھر کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں، اس لیے اپنے لب باہم پیوست کرتے اٹھی تھیں اور شہروز کے کمرے کا رخ کیا تھا، لیکن خالی کمرہ انہیں منہ چڑھا رہا تھا۔ وہی اس کے کمرے میں بیٹھتے اس کا انتظار کرنے لگی تھیں۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا، ایک نئے دن کا آغاز، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ چمکتے سورج کی کرنیں آج کتنے لوگوں کی زندگی چمکانے والی تھیں، اور کتنی پرسکون زندگیوں میں رات کی تاریکی کی طرح سیاہی گھلنے والی تھی، اس سے ہر کوئی انجان تھا۔ زوہا شیشے کے آگے کھڑے ہوتے خود کو مسلسل پچھلے 15 منٹ سے تکے جا رہی تھی۔ آج وہ اپنا فیصلہ احتشام بلوچ کے
गोश्त उतारने वाली थी। वो मुतमईन थी, पर जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला हो। फिर सर झटकते काजल उठाते सुनहरी आंखों में एक लकीर खींची थी जिससे वो मजीद दिलकश लग रही थी। चादर उठाते खुद पर फैलाई थी और अपना बैग पकड़े अपने कदम डाइनिंग एरिया में बढ़ाए थे, जहां आज फिर साइम बलोच के अलावा सब मौजूद थे। वो भी अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी और बगौर नुसरत और असमन बलोच के चेहरे देखे थे जो कुछ ज़्यादा ही संजीदा थे। 10 मिनट का तवील इंतज़ार कराते साइम बलोच मुस्कुराते अंदर आया था और सलाम करते अपनी जगह पर बैठ गया था, और ये मुस्कुराहट भी इस वक्त ही उसके चेहरे का अहाता करती थी जब कोई उसका मुंतज़िर होता था। असमन बलोच ने खाने के दरमियान संजीदगी से जोहा को मुखातिब किया था। जोहा, तुमने क्या सोचा? मुझे जवाब चाहिए। उनके सवाल पर उसके गले में नवाला फंसा था जिसको पानी पीते नीचे उतारा था। आंखें पल में नम हुई थीं। एक बेबस नज़र नुसरत बलोच के चेहरे पर डालते साइम को देखा था जो मज़े से अपने नाश्ते में मगन था। फिर खुद में हिम्मत पैदा करते जवाब दिया था, बाबा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्यों? उसके इनकार पर वो गुस्से से चिल्लाए थे, जिस पर जोहा नुसरत बलोच के साथ चिपकी थी। वो जो मज़े से नाश्ता कर रहा था, उनके चिल्लाने पर जोहा के डरने पर सख्ती से अपनी मुट्ठी बंद की थी। बाबा, वो शादी नहीं करना चाहती, मतलब नहीं करना चाहती। अब क्यों का जवाब तो वो क्या दे आपको। और तुम चादर लो सर पर और चलो, मैं खुद कॉलेज छोड़ दूंगा तुम्हें। असफंद बलोच को जवाब देते जोहा को कहा था, जो झट से खड़ी होती भागी थी। बाबा, वो शहरोज चौधरी खुद शादी से इनकार कर चुका है। अब ज़बरदस्ती उस पर जोहा को मुसल्लत नहीं कर सकते। उनको हैरान छोड़ते नेपकिन से मुंह साफ करता खुद भी उठ गया था। यह सब तुम्हारी ढील का नतीजा है जो आज इसने मुझे ऐसे जवाब दिया है। उनके जाते असमन बलोच ने नुसरत बलोच को दुर्शत लहजे में कहा था। माजरत साईं, लेकिन ये मेरी नहीं, साईं की ढील का नतीजा है। मैं तो शुरू से ही आपके सामने बेबस हूँ। पहली बात कदरे नरमी से बोली थी, जबकि आखिरी दिल में ही कही थी। असमन बलोच तीखे चतूनों से इन्हें घूरते खुद भी एक झटके से खड़े हुए थे और मुलाजिम को इशारा करते अपने कमरे का रुख किया था। नुसरत बलोच भी मुलाजमा के साथ बर्तन उठाने लगी थी। खिड़की से आती सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिस पर वो ज़रा सा कसमसाई थी और अपना चेहरा तकिए में छुपाया था। लेकिन चंद मिनट बाद ही जब हवास बेदार हुए तो वो एक झटके से उठी थी और नज़र साथ सुई रायका पर गई थी। घड़ी को देखा था जो सुबह के 9 बजा रही थी। वक्त का एहसास होते ही उसे शाहीना बलोच के रवैये की परेशानी ने घेर लिया था। हड़बड़ाकर जल्दी से उठने की कोशिश की थी, लेकिन पाँव ज़मीन पर रखते ही उसकी हल्की सी चीख बरामद हुई थी जो सोती हुई रायका को भी जगा चुकी थी। अपना पैर पकड़े वो दर्द से कराही थी। अपने पैर पर छोटे जख्म देखते उसकी शफाफ सब्ज आंखों में नमी चमकी थी, जिसको देखते रायका ने उसके शाने पर हाथ रखा था। काजमा, ये ठीक हो जाएगा, रो मत और जल्दी फ्रेश हो जाओ, वरना चाची गुस्सा करेंगी। रायका के प्यार से कहने पर उसने अपना रुख उसकी तरफ किया था। और रायका, सरदार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो बस बाग में गई थी ना, फिर उन्होंने ऐसी सज़ा क्यों दी? पता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बच्चों की तरह मासूम से अंदाज में बताया था। रायका को बेसाख्ता उस पर प्यार आया था। हाँ मेरी जान, आप गई तो बाग में थी, लेकिन आप बिना इजाज़त गई थी ना। हाँ तो मैं पहले भी बहुत बार गई हूँ, और वैसे भी वो बाग उनका नहीं है। काजमा की बात बीच से काटते वो खुफगी से बोली थी, जबकि उसकी आखिरी बात पर वो हैरान हुई थी। तो किसका है वो बाग? अगर सरदार साईं बलोच का नहीं है तो? रायका ने अब्रू उचकाकर पूछा था। वो बाग अल्लाह ताला का है, वो इस तरह से कब्जा नहीं जमा सकते। काजमा ने जैसे उसकी अकल पर मातम किया था। उसकी फजूल सी मंतक पर रायका के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। इससे पहले वो कुछ कह दी, मुलाजिम ने इन्हें शाहीना बलोच का पैगाम पहुंचाया था, जिसे सुनते दोनों के मुस्कुराते लब सुकड़े थे। काजमा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी, जल्दी से बाथरूम में बंद हुई थी। रायका भी उसके कमरे से निकलते अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। 20 मिनट बाद वो दोनों शाहीना बलोच के आगे खड़ी उनके बोलने के इंतज़ार में थी। सारी रात कौन सी हल चलाती रही हो तुम दोनों, जो 9 बजे तक भी तुम्हारी आंख नहीं खुली? उन्होंने करखुदगी से पूछा था। सॉरी माँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, काजमा ने डरते डरते हल्की सी आवाज़ में कहा था, जबकि उसको इतना डरते देख मुलाजमा ने तरस से उसका झुका चेहरा देखा था, जो अपनी माँ से सर उठाकर भी बात नहीं कर सकती। हमेशा के यही ड्रामे हैं। और कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो, क्या मसला है? जी वो कल से जाऊंगी। आज क्या हुआ था? उसकी बात काटते बोला था। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए। एक नज़र उनके चेहरे को देखकर दोबारा अपना सर झुका लिया। उसके कहने पर उन्होंने नखवत से सर झटका था और एक सख्त घुरी से रायका को नवाजते वहीं तख्त पर बैठ गई थी।
अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम बलोच की आवाज़ पर शाहीना बलोच ने खुशदिली से जवाब दिया था। मजबूत कदम लेते काज़मा के पास आया था और उसे अपने हिसार में लेते अपना रुख नाश्ते की मेज़ की तरफ किया था। आज वो शाहीना बलोच के आगे नहीं झुका था। ये बात वहाँ मौजूद सब लोगों ने महसूस की थी। शाहीना बलोच को गहरा दुख हुआ था। उसके नज़रअंदाज करने पर अपने आंसू अंदर उतारते मुलाजमा को नाश्ता लगाने की हदायत दी थी। रुशना रुशना फ़ोन उठाओ। वो कल से उसे फ़ोन कर रहा था, पर वो ना तो उसका फ़ोन उठा रही थी और ना ही मैसेज का जवाब दे रही थी। आहत का बस नहीं चल रहा था कि उसको पास जाकर हिसाब ले जो कल से इसे नज़रअंदाज कर रही है। अब रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसे नज़रअंदाज किया, जब जानता भी था कि उसे अपना नज़रअंदाज होना कतई बर्दाश्त नहीं। परेशानी से चक्कर काटता उसको मनाने का तरीका सोच रहा था कि अचानक जहन में झमाका सा हुआ था। कल फेयरवेल पार्टी थी। वो इसमें उसे मनाने और प्रपोज करने का सोचता सुकून में आ गया था। दूसरी तरफ रुशना जो मुसलसल अपना बजता फ़ोन देखते शशोपंज में थी कि फ़ोन उठाए या नहीं। अचानक से फ़ोन के बंद होने पर उसे फिर से गुस्सा आया था, जो वो फ़ोन फेंकते निकाल चुकी थी। ओ लड़की, क्या कर रही हो? अभी टूट जाता तो। फरियाल जो अभी शावर लेकर निकली थी, उसका फ़ोन कालीन पर गिरा देखते बोली, जिस पर रुशना ने खुफकी से उसे देखा था। क्या हुआ है तुम्हारी? फिर से इस बलोच से लड़ाई हो गई? उसके पास आते फरियाल ने संजीदगी से पूछा था। रुशना ने नफ़ी में सर हिलाते भराई हुई आवाज़ में से कहा था, आहत ने अभी तक तो मुझे मनाया ही नहीं, फिर से लड़ाई कैसे होगी? उफ लड़की, हद करती हो वैसे तुम। उसके सर पर हल्की सी चिप्त मारते हुए बोली थी। रुशना, एक बात पूछूं प्लीज़, बुरा मत मानना। फरियाल की तमहीद बांधने पर उसके पेशानी पर शिकन उभरी थी। सर के इशारे से उसे बोलने का इशारा दिया था। रुशना, तुम्हारी मुमानी और कज़न ने तुम पर यकीन करके तुम्हें इस यूनी में भेजा था। मुझसे ज़्यादा तुम जानती हो कि तुम्हारे ख़ानदान में औरतों को ज़्यादा तालीम देने पर बुरा समझा जाता है, पर तुम्हारी ज़िद को देखते तुम्हारी मुमानी ने तुम्हें खुद से इतनी दूर शहर भेजा कि तुम अपने ख्वाब को पूरा कर सको। पर तुम क्या कर रही हो? उसकी बातें सुनती बेचैन तो रुशना भी हुई थी। अपनी मुमानी का यकीन टूटने का खौफ जागा था। ज़मीर ने मलामत किया था, लेकिन खुद को दफा करते मजबूत अंदाज में बोली थी, फरियाल, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं इस यूनी में 3 साल से हूँ। आहत बलोच के अलावा तुमने मुझे कभी किसी से बात करते देखा है? उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहने को कहा था और मैं रही थी। इन 3 सालों में किसी से दोस्ती नहीं की। फिर तुम क्यों मुझे ऐसा कह रही हो? उसने अपने तय दलील दी थी। रुशना, तुम मोहब्बत कर चुकी हो और इश्क की राहों की मुसाफत पर हो। इस सब के बाद भी और कुछ बचा है क्या करने को? इनका यकीन तो तुम तोड़ चुकी हो, फरियाल ने तल्खी से कहा था। उसकी बात पर उसने बेसाख्ता नजरें चुराई थीं और खामोशी से उठते अपने बेड पर बैठ गई थी। उसको चुप देखते फरियाल भी कुछ नहीं बोली थी। जब कुछ देर बाद रुशना की आवाज़ गूंजी थी, फरियाल, मैंने पसंद किया है और लड़की अपनी पसंद का हमसफ़र चुन सकती है। उसकी इजाज़त हमारा इस्लाम हमें देता है। उसकी बात पर फरियाल कुछ नहीं बोली थी। वो कुछ हद तक मुत्तफिक थी उसकी बात से। अपनी जगह पर आते चुपचाप सोने के लिए लेट गई थी। जल्द ही वो नींद के मज़े लूट रही थी, पर रुशना की नींद आंखों से कोसों दूर थी। गुड़िया, अब कैसा महसूस कर रही हो? आप कहीं दर्द तो नहीं है? एहतशाम ने बहुत मोहब्बत से काज़मा से पूछा था, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। अब जब आप ठीक हो तो आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आखिर ऐसी भी क्या ज़रूरत पेश आई थी आपको धूप में खड़े होने की? संजीदा नज़रों से उसे देखा था, अलबत्ता लहजा नरम ही रखा था। उसके सवाल पर काज़मा ने शर्मिंदगी से चेहरा नीचे कर लिया था। वो उसकी आंखों में देखते झूठ तो हरगिज़ नहीं बोल सकती थी, इसलिए जवाब ना देना ही बेहतर समझा। उसके जवाब ना देने पर एहतशाम बलोच ने भी बात को नहीं बढ़ाया था। गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते नाश्ता करने लगा था। उसको खाते देख वो दोनों भी अपनी प्लेट पर झुक गई थीं। आज आप दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है, नाश्ते से फारिग होते उसने सुकून से कहा था। वो दोनों फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थीं। क्या सरप्राइज़ है भाई? राइका मुतजस्सिस सी बोली थी। जी भाई, अब बता भी देना, काज़मा भी बेकरारी से बोली थी। उनके बेसब्रेपन को देखते उसने मुस्कुराहट दबाई थी। सरप्राइज़ बताए थोड़ी जाते हैं, आपको सब्र से काम लेना है। कल शाम तक आपको सरप्राइज़ मिल जाएगा। वो जो उससे कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद में थी, उसकी अधूरी बात छोड़ने पर दिल महसूस कर रह गईं। अच्छा, अब मुझे काम से जाना है, शाम में मुलाकात होती है, उनके सर पर हाथ रखते बोला था। वैसे रायका क्या सरप्राइज़ हो सकता है? काज़मा ने रायका से पूछा, जिसने कंधे उचका दिए थे। काज़मा खुद से ही सोचने लगी थी, पर कोई सिरा हाथ न आने पर रायका के साथ ही किचन में चली गई थी।
जोहा जो कब से एहतशाम बलोच के आने का इंतज़ार कर रही थी, उसको ना आता देख मायूस हो गई थी और एक तरह से खुश भी थी, क्योंकि साइम बलोच ने उसे खुद लेने आना था और वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों का सामना हो। कॉलेज के बंद होने का टाइम हो गया था, पर साइम बलोच अब तक नहीं आया था। वो कितनी ही बार बाहर खड़े गार्ड से पूछ चुकी थी, पर हर बार जवाब निदारद। कॉलेज खाली हो चुका था। जोहा को अब खौफ आने लगा था। उसने शिद्दत से दुआ की थी कि एहतशाम बलोच ही आ जाए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे पैगाम मिला कि उसे लेने आ गए हैं। जोहा ने पूछने की भी जहमत ना की और अपना बैग उठाए जल्दी से बाहर गई थी, पर सामने एहतशाम बलोच को देखते उसे खुशी और दुख दोनों हुआ था। सुस्त रवि से चलते उससे कुछ फासले पर खड़ी हुई थी। एहतशाम बलोच ने गौर से उसको देखा था, पर बोला कुछ नहीं था। उसके ना बोलते देख जोहा ने निगाह ऊपर की थी। जोहा की आंखों में नमी देखते एहतशाम ने गुस्से से जबड़े भींचे थे। क्या वो मगरूर साइम बलोच अपनी बहन को भी इतना ही इंतजार कराता है? उसके सवाल में छुपा तंज जोहा के दिल पर लगा था। वो जब अपने बाप और माँ को इंतजार करवा सकता था, तो जोहा तो फिर उसकी बहन थी, जिसकी बात उससे ना होने के बराबर ही होती थी। वो तो सुबह उस पर बात पर भी बेयकीन थी कि वो उसे कॉलेज छोड़कर आएगा। आज से पहले तो ये नवाजिश कभी नहीं की थी, फिर आज ही क्यों पूछना चाहती थी, पर पूछ नहीं पाई। एक ही घर में रहते हुए बहन भाई होने के बावजूद भी उससे बात करते जोहा कतराती थी। वजह साइम का लिया दिया अंदाज था, अनजाने में ही सही, पर एहतशाम की बात पर जोहा का दिल चाहा फूट फूट कर रोए। कहाँ खो गई, पूछा कुछ तुमसे? वो जो उसके जवाब के इंतजार में था, उसको सोचों में गुम देखते तेज आवाज में बोला। जोहा ने होश में आते नहीं में सर हिलाया था। एहतशाम ने हुंकारा भरा था। क्या सोचा फिर तुमने? जोहा ने एक नज़र उसे देखा था। सामने खड़ा दिलकश शख्सियत का मालिक उससे मोहब्बत करता था, जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत था, बल्कि उसका किरदार भी उससे दिलकश था। उसका इखलाक, उसकी नरम मिजाजी, दूसरों की फ़िक्र अपनी फ़िक्र समझने वाला शख्स उसका हो सकता था। ये एहसास ही इतना खूबसूरत था, जोहा को बेसाख्ता खुद पर रश्क आया था। जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपकी नज़र में मैं ये निकाह ही वाहिद तरीका है जो मेरी मोहब्बत का यकीन दिला सकता है, तो मुझे आपसे निकाह करने में कोई एतराज़ नहीं है। उसके चेहरे पर नज़रें जमाई उसने ठहर ठहर कर कहा था। एहतशाम ने वालहाना नज़रों से उसे तका था और फिर दिलकशी से मुस्कुराया था। ठीक है, हम 2 दिन बाद निकाह करेंगे। लहजा मुस्कुराता हुआ था। जोहा ने नज़रें झुकाई थी। उसकी उठती गिरती पलकों का रक्स देखते एहतशाम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अपनी जेब से मोबाइल निकालते हवेली के ड्राइवर को फ़ोन किया था। ठीक 5 मिनट में जोहा अपनी हवेली की तरफ रुख कर गई थी। एहतशाम की नज़रों ने दूर तक उस गाड़ी का पीछा किया था और फिर सर झटकते अपनी गाड़ी में बैठते शहर की तरफ का रुख कर गया था। सुबह जोहा को कॉलेज छोड़ते साइम ने ज़मीनों के हिसाब किताब मुंशी से लिए थे, फिर उनके साथ ज़मीनों पर गया था। इस सब में उसके जहन की ये बिल्कुल निकल गया था कि उसे जोहा को लेने जाना है। वहाँ से फारिग होते अपने बाग में आ गया था। सुबह असफंद बलोच से हुई तकरार के बाद उसने काफ़ी कोशिश की थी कि पता कर सके कि वो इतनी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे इस शादी के लिए, पर कोई सिरा हाथ नहीं आया था। दिन भर के कामों ने उसे बहुत थका दिया था और सुकून उसे सिर्फ इस बाग में ही मिलता था। केन की कुर्सी पर बैठे उसकी निगाहें सामने टेबल पर पड़ी बंदूक पर थीं। गैर इरादी तौर पर कल की बातें याद कर रहा था। फिर किसी ख्याल के तहत बाग के अंदर दाखिल हुआ था और चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी। शाम के वक्त सब्ज दरख्तों से टकराती ठंडी हवा उसे कुछ सुकून पहुंचा रही थी, पर यह सुकून सिर्फ ज़ाहिरी था। आज यहाँ आकर भी उसका दिल पुरसुकून नहीं हो पा रहा था। टहलते टहलते वो रुका था इस जगह जहाँ पर कच्ची ज़मीन थी। फिर कुछ सोचते इस जगह पर गया था और गौर से इस जगह को देख रहा था। फिर अपने पैर से चप्पल उतारते खुद ने भी उस ज़मीन पर पाँव रखे थे और अगले ही लम्हे चप्पल पहनी थी। शाम के वक्त भी वो ज़मीन इतनी तप रही थी। कल का सोचते उसने मुट्ठियाँ कसी थीं। शिद्दत से दांत पर दांत जमाए वो ज़मीन को घूर रहा था। बार बार काज़मा का चेहरा तस्वुर में आ रहा था। वो तो एक लम्हे नहीं पाँव रख पाया था। काज़मा तो तपती धूप में पूरे 15 मिनट खड़ी हुई थी। चादर के हाले में छुपा उसका चेहरा, जिसकी वो बस सब्ज आंखें ही देख पाया था। अब उसकी तकलीफ को सोचते साइम को अपनी दी गई सज़ा बुरी लगने लगी थी। वो खुद हैरान था कि वो क्यों इस कदर उसे सोच रहा है। शायद गिल्ट की वजह से, या फिर उसका ताल्लुक बलूच हवेली से था। लातादाद सोचों में घिरे अचानक ही उसे जोहा का ख्याल आया था। जोहा बच्चे, क्या बात है, जब से कॉलेज से आई हो कमरे में ही बंद हो, और लाइट क्यों बंद की हुई है? नुसरत बलोच उसके कमरे में आते मुतफिक्र सी गोया हुई थी। क्या हुआ जोहा, क्यों रो रही हो? उसकी मध्यम सिसकियां सुनते सरद से उसके पास पहुंचते बालों में हाथ फेरा था। आप में से किसी को मेरी फिक्र है या नहीं? अगर आज साइम भाई मुझे छोड़ ही आए थे, तो इतना तो याद रखना था ना कि मैं हमेशा वहाँ नहीं रहूँगी, वापस भी आना है मुझे।
اول تو میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ کرم نوازی کی جائے، لیکن کر دی تھی تو پوری طرح کرتے۔ زحا یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو آپ؟ اس کا تیز لہجہ محسوس کرتے اس کو ڈپٹا تھا۔ ماں، میں کس انداز میں بات کر رہی ہوں وہ آپ کو دکھ رہا ہے، اور جو پورے 1.5 گھنٹہ دیر سے میں کالج سے واپس آئی وہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا ہوگا نا، کیونکہ اس گھر میں کسی بیکار شے کی مانند جو ہوں۔ نصرت بلوچ اس کی باتیں سنتی سر جھکا گئی تھی۔ وہ سچ میں ہی تو کہہ رہی تھی۔ سارا دن اسفند بلوچ کی موجودگی کی وجہ سے وہ یہ بھی نہ دیکھ پائی تھی کہ زحا آئی یا نہیں۔ ابھی بھی اس کے نہ کھانے کی خبر ملازمہ سے ملی تو وہ پوچھنے آئی تھیں، پر اس کی حالت اور لفظوں میں جھلکتی بے بسی محسوس کرتے ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جو گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی، اور نصرت بلوچ جو اس کو دیکھ رہی تھی، صائم کی آواز سن کر دونوں سیدھی ہوئی تھیں۔ زحا کو تو یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس کی گھر افشانی سن ہی نہ لی ہو۔ بہادر بنتے کہہ تو دیا تھا، اب دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وعلیکم السلام دونوں نے بروقت جواب دیا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ دونوں بازو سینے پر لپیٹتے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں بھائی، سوکھے لبوں کو تر کرتے کہا تھا، جس پر صائم نے داد میں ابرو چکائی تھی۔ پھر سر جھٹک کر نرمی سے کہا تھا، زحا، میں زمینوں کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے لینے نہ آ سکا۔ اور تم سے کس نے کہا کہ تم بیکار شے ہو؟ کسی نے نہیں، انگلیاں مروڑتے بتایا تھا، پھر خود سے اخذ کر لیا۔ ایک اور سوال سختی سے پوچھا تھا، جس پر اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ زحا بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور جنت بن کر اسے واپس جانا ہوتا ہے۔ تم اس حویلی میں رحمت بن کر آئی ہو تو کیوں تمہیں بیکار شے سمجھیں گے؟ میں نے اور آہد نے ہمیشہ تمہیں محبت ہی دی ہے۔ چلو میری نہ صحیح، پر آہد کی تو تم لاڈلی ہو، پھر ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ میرے غصے کی وجہ سے تم مجھ سے ڈرتی ہو، اور نہ میں نے کبھی اس ڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ سردار صائم بلوچ کسی کے لیے بھی خود کو نہیں بدلے گا۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے غافل ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ یہ فضول سوچ نہ پالو، کیونکہ صائم بلوچ ہر بار نرمی سے ڈیل نہیں کرتا، اپنے لفظوں سے اسے تنبیہ کرتے کمرے سے نکل گیا تھا، پھر پلٹتے واپس آیا تھا، اور اس بار اس کا انداز سرد و سپاٹ تھا۔ زحا واپس کس کے ساتھ آئی ہو؟ میرا نہیں خیال کہ ماں نے حویلی سے کسی کو بھیجا ہوگا۔ اس کے سوال پر زحا کا رنگ اڑا تھا، جو صائم کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہیں تھا۔ وہ بھائی، زحا صحیح سے بتاؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں جو اتنا اٹک رہی ہو۔ اس کے اٹک کر بتانے پر جھنجھلاتے بولا تھا، وہ بھائی میری جونیئر ہے کاظمہ، آپ نہیں آئے تھے تو اس نے اپنے بھائی سے فون لے کر مجھے دیا تھا، اور میں نے چاچا کا نمبر اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا، ان کے فون سے کال کرتے بلایا تھا۔ زحا نے جلدی سے ایک ہی سانس میں بتایا تھا۔ جہاں کاظمہ کے بھائی کے نام پر نصرت بلوچ کے ماتھے پر شکن ابھری تھی، وہیں کاظمہ کے نام پر صائم کے کان کھڑے ہوئے تھے، لیکن احتشام کا ذکر سنتے ہی غصے سے بولا تھا، اگر تمہیں سارا دن بھی کالج میں گزارنا پڑے نا تو گزار لینا، لیکن کسی بھی اجنبی انسان سے مدد نہ مانگنا۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ لیتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ نصرت بلوچ بھی چلی گئی تھیں۔ زحا بیڈ پر بیٹھی تھی، دھڑکنیں اس حد تک تیز تھیں کہ اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ پہلی بار صائم بلوچ سے جھوٹ بولا تھا۔ اچانک کھڑے ہوتے اس کے لفظ سوچ رہی تھی، میں تمہارے وجود سے ہرگز غافل نہیں ہوں۔ صائم کے الفاظ بار بار کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا انہیں احتشام صائم کے بارے میں بھی پتہ ہے؟ یہ سوال اسے بری طرح ستا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب نصرت بیگم نے اسے پکارا تھا، زحا بچے کھانا کھا لو۔ ان کے کہنے پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی اور جبرن مسکراتے ان کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی تھی۔ سب کو آرام کا کہتے یوسف بلوچ اسفند بلوچ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کمرے میں ملک جیسا اندھیرا تھا، لیکن کمرے کی فضا میں پھیلی سگریٹ کی سمیل نے انہیں حیران کیا تھا۔ وہ ایک قدم بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے تھے۔ کیا آپ کے کمرے میں جگہ نہیں تھی کھڑے ہونے کی؟ اسفند بلوچ نے لائٹ جلاتے ان پر طنز کیا تھا اور ایک اور سگریٹ سلگائی تھی۔ یوسف بلوچ نے ان کو طنز کو یکسر نظر انداز کیا تھا اور سرحد سے ان کے پاس پہنچ کر ان کے ہاتھ سے سگریٹ چھینتے زمین پر پھینک کر اسے اپنے جوتے سے مسلا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہی سب کچھ سکھایا ہے ہمیں؟ یوسف بلوچ کی آواز میں ابھی بھی واضح حیرانگی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری چیز کو میری مرضی کے بغیر مجھ سے چھیننے کی؟ آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ اور مجھے کچھ سکھایا ہے وہ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ زیادہ میرے باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ اسفند بلوچ اپنی جگہ سے اٹھتے غصے سے دھاڑے تھے۔ ان کا بدلہ انداز جس کو وہ ناراضگی سمجھ رہے تھے، اب ان پر واضح ہوا تھا کہ یہ وہ اسفند بلوچ نہیں ہے جن کے ساتھ انہوں نے 18 سال گزارے تھے۔ یہ تو کوئی اور تھے جن کے لہجے میں یوسف بلوچ کے لیے نفرت اور انداز میں بغاوت بول رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک کچھ بول نہیں پائے تھے جب کچھ دیر بعد ان کی ہلکی سی آواز گونجی تھی، آپ ایسے تو نہیں تھے؟
जैसे सुनकर असफंद बलोच का हल्का सा कहका गूंजा था, मैं वाकई ऐसा नहीं था, लेकिन तुमने बना दिया। आपसे तुम तक का सफ़र करते उन्होंने एक बार भी इन्हें हैरान कर दिया था। अब जाओ ताकि मैं सुकून का सांस ले सकूं। बेजारी से बोलते बेड पर बैठे थे और फिर से अपने मशगले में मसरूफ़ हो गए थे। यूसुफ बलोच ने अफसोस से इन्हें देखा था और फिर खुद भी चले गए थे।